नाज़रीन, एक मुसलमान का ईमान इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन ही नहीं। नबी पाक जो रहमतुल आलमीन है, आपकी शख्सियत न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। मगर कुछ अरसे से यूरोप में इस्लाम फोबिया रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है और चंद बरस कबल फ्रांस के एक जरीदे चार्ली एब्दो की जानिब से सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों की अशात से मुस्लिम दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा। नाज़रीन, ये वो इक़दाम है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं। यूरोप और गैर मुस्लिम ममालिक मुसलमानों के हुकूक गसब करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गुस्ताखाना खाके बनाकर, कभी हिजाब और दाढ़ी पर पाबंदी लगाकर, कभी क़िबला अव्वल को इजरायली तहवील में देने की बात भी करते हैं। फ्रांसीसी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में पैगम्बर इस्लाम के मुतनाज़ा खाकों पर एक उस्ताद के कत्ल के बाद मुल्क की सेकुलर इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था और गुस्ताखाना खाकों की अशात और तौहीन रिसालत को आज़ादी हक़ राय से जोड़कर मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह से मजरूह किया। नाज़रीन, इस पर उम्मत मुस्लिमा और OIC का सिर्फ लगा लिपटा बयान ही सामने आया, जबकि तुर्की के सदर और इमरान खान की ज़ोरदार ललकार सामने आई और तुर्की समेत कई ममालिक ने फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। मुआशी बर्बादी के खौफ से फ्रांस को अब अपनी औकात याद आ रही है और इस बॉयकॉट पर नज़रसानी का वो मुतालबा भी कर रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या मुसलमानों की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट काम करेगा? मुस्लिम ममालिक कौन से और इक़दाम करके मुस्लिम दुश्मन मुनाफरत की मुहिम को रोक सकते हैं? इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट सुनाते हैं आपको। ये जो फ्रांस में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया गया है, इसको बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं और मेरा मुतालबा है कि हमारा सफ़ीर जो है वहाँ पे उसको वापस बुलाया जाए और इनके सफ़ीर को, जितने भी मुसलमान मुल्क के सफ़ीर हैं, सबको वापस बुला लिया जाए और इनकी चीज़ों का बायकाट किया जाए कि ताकि आइंदा ऐसी हिम्मत कोई और मुल्क में किसी भी दुनिया में इस किस्म की हिम्मत कोई कर ना सके। लेकिन आप पाकिस्तान को रो ना, जो पाकिस्तान में जो छोड़ा गया है मौलाना आसिया की जो है वो तो यहीं की थी ना, उसकी कौन मजम्मत करेगा? वो तो यहीं से गई है ना, तो उसको भी तो अगेंस्ट करो। उसके लिए पार्टियाँ जमा हो ना सब, उसके लिए ईरान तुर्की और सब कहाँ थे? तो मेरा कहने का ये है कि फ़्रांस में जो कुछ हुआ है मज़म्मती करारदाद उसकी यहाँ भी होनी चाहिए, सऊदीया में भी होनी चाहिए, ईरान में भी होनी चाहिए, इराक़ में भी होनी चाहिए और जहाँ भी मुसलमान हैं सब की होनी चाहिए। गलत किया गया मुसलमानों के जज्बात को, यानी उसको तैश में या दहशत में लाने के लिए सारे मामलात हो रहे हैं और यानी मुसलमान यानी चाहते हैं कि मुसलमान यानी उठें। अब ये यानी साल 2 साल बाद जानबूझ के इसकी चीज़ आती है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। इस्लाम के अंदर यही कहा गया है ना कि दौलत तुम्हारी कमज़ोरी होगी, तो अपने पास दौलत आ गई है वो कमज़ोर है और कमज़ोर हमेशा ऐसी बातें करता है जैसे चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझता है। सबको देखो ना, ये इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है, इसके अलावा और ममालिक हैं, सबको एक ज़बान होनी चाहिए। इसमें सब एक ज़बान होंगे तो काम होगा और इस तरह के जो वाक़यात हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए और ये उनका नहीं, हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फ्रांस में ये जो तौहीन रिसालत की है, सब इसकी हम मानियत करते हैं, इसके हम सब एहतजाज करते हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बिल्कुल अपनी बर्दाश्त नहीं करते, हम अपनी जान भी उन पर कुर्बान कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हाँ, इस बात को जो हमसे बड़े हैं उनको ही चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें और बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन वो नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? हम तो यार रोज़ाना के मतलब कहना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ हैं और छोटे मोटे काम करके अपने जो घर को चलाते हैं। हम खुद आपस में एक नहीं हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, चाहे मज़हब के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, कौम के नाम पर या लिसानियत के नाम पर। और दूसरी बात ये है कि इस मसले पर हमें अब मुत्तहिद होना पड़ेगा क्योंकि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेहमानों को तारुफ करा दूँ, इस वक्त मिराजुल हुदा साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, आपका टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल गफ़ार साहब PTI से हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। अमीन शहीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ़ार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात करना चाहूँगी कि जिस तरह तौहीन रिसालत खाकों की अशात हुई, हमने देखा कि दुनिया के कदावर शख्सियात ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बहरहाल तैयब उर्दगवान के बाद हमने अपने वज़ीर आज़म साहब को देखा कि जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल कौंसिल था उसमें ख़िताब में भी उन्होंने 2 टोक की बात की थी और वो पैगाम मोहम्मद, उम्मत मोहम्मदी का उन्होंने हक़ निभाया बहरहाल। लेकिन सर, जो करारदाद कल मंजूर की गई है उसका तरीक़ेकार ज़रा कुछ इस तरह था कि उस पर सवालात उठ गए। इतने अहम इशू पर भी हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग देखी सर कल ऐवान में।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिलाल। जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपना प्रोटेस्ट आपके फोरम से लॉन्च करूंगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उनकी गुस्ताखी की गई, और जिस तरह इस्लामोफोबिया फिर जो है वो एक जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको किया गया उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये वेस्टर्न वर्ल्ड को और ये जो मगरबी ममालिक है इनको समझना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है, और वो जिस तरह ये हमारे जज्बात के साथ हर दौर में, आप देखें पहले डेनमार्क में भी ये वाक़यात पेश हुए जिसका पुरजोर मजम्मत की गई। तो जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो वहाँ सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। आप देखें जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 साल पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब ये एक पूरे मुसलमानों के लीडर बन के उन्होंने एक पुरजोश खिताबात किए और पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अकीदा है हमारे दिलों में और क्या जज्बात है, उनको बताया कि देखें इस्लाम में हर मज़हब को आज़ादी है कि वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस करे, लेकिन जो चीज़ें जहाँ पे लाइन क्रॉस की जाती हैं वो हमें कबूल नहीं है। कल नेशनल असेंबली में इसी सिलसिले में एक कोशिश की गई कि जॉइंट रेजोल्यूशन प्रेजेंट की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी सियासत जो है वो करने की कोशिश की गई, और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी वो बीच में आए, और फिर उन्होंने जो अपोजिशन के पता नहीं क्या वो हर वक्त कुछ ना कुछ जो है असेंबली की जो बिजनेस है और असेंबली की जो को चलने नहीं देते, तो उनको बीच में पढ़ना पड़ा और स्पीकर साहब से दरख्वास्त करनी पड़ी। और फिर आपने कहा कि असद उमर का भी एक पुरजोर स्टेटमेंट आया है असेंबली में कि खुदा रहे इस पॉइंट पे एक हो जाए। उन्होंने दोनों ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस दोनों तरफ से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, और फिर ये रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट हुआ असेंबली में। लेकिन ये मैं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तमाम लीडर्स की तरफ से, कि जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखी की बात आएगी तो पूरी कौम, पूरी मुस्लिम उम्मा एक पेज पर है। ठीक है मेराज साहब, बड़े ही सेंसिटिव इशू है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी इस तरह तौहीन रिसालत के मुर्तकिब जो भी ममालिक रहे हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की है, लेकिन सर ये बार बार गुस्ताखाना खाकों से हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान क्यों लिया जाता है और हम कहाँ पर कमज़ोर हैं? मेराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली बात तो ये अर्ज करना चाहूँगा कि मगरबी दुनिया को ये समझाने की ज़रूरत है कि नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों के लिए रेड जोन है, और इस रेड जोन के अंदर आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे किसी गलत तरीके से तो मुसलमान उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और इस वक्त की भी सूरत हाल यही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि दुनिया में पहली मर्तबा एक सरबराहे ममलिकत इस बात का इरादा कर रहा है। तौहीन रिसालत तो इससे पहले भी होती रही है जी। लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं ये दुनिया के अंदर पहले सरबराहे ममलिकत हैं कि जिन्होंने तौहीन रिसालत के लिए अज़्म का इजहार किया है, और वहाँ पर तौहीन रिसालत करने वाले टीचर का जब कत्ल हुआ था तो उनकी ताज़ियती तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि फ्रांस सेकुलर रहेगा और हमारी मर्जी है, हम किसी की तौहीन करें और दुनिया को बर्दाश्त करना चाहिए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ यही बात नहीं हुई बल्कि इसके बाद ये हुआ कि फ्रांस की जितनी सरकारी इमारतें थीं उस पर चार्ली हैब्डो में छपने वाले वो तौहीन आमेज खाके दिखाए गए, और मुसलमान खवातीन पर एफिल टावर के करीब हमले हुए, और
मैं ये समझता हूँ कि ये वो सारी चीज है जिसके ऊपर 2 अरब मुसलमान सारी दुनिया के अंदर इंतहाई दुखी हैं और देख तो रहे थे अपने हुक्मरानों की जानिब, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है कि सारी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 हुकूमतों ने एहतजाज किया है। तुर्की ने सबसे पहले किया है, पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने किया है और ईरान की तरफ से एहतजाज हुआ है। बाकी जितने ममालिक हैं उन सब की हुकूमतें खामोश बैठी हुई हैं, उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। हाँ, हुक्मरानों ने ये काम ना किया हो, सुस्ती दिखाई हो, लेकिन अवाम ने अपनी सतह पर ये काम शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। और पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बाइकॉट फ्रांस का करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करेगा हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, जो हमारे नबी की तौहीन करेगा उससे ताल्लुक नहीं होगा, उससे उसके साथ कारोबार नहीं होगा। मैं जरा इस पे भी बात करना चाहूँगा। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी तहसीन करता हूँ कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन मसला सिर्फ स्टेटमेंट से हल नहीं होगा, इससे आगे बढ़कर कुछ चीजें करनी होंगी। ठीक है। और जरूरत इसकी है कि अव्वलन तो इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलाइशिया ये चारों मिलकर OIC का इजलास बुलाएं। इस OIC को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इमानुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है उसके फैसले की खिलाफ वर्जी है। उसका फैसला ये कहता है कि नामूसे रिसालत और नामूसे मुस्तफ़ा जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये मुसलमानों के लिए सेंसिटिव है और मुसलमान अगर इसके ऊपर बुरा मानते हैं तो ये इनका राइट है, ये इनका हक है। और सारी दुनिया के अंदर हम एक एहतराम की फजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ्रांस से अपने सफीर को बुलाया जाना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़कर OIC के इजलास को बुलाने के लिए और इस मसले को इंटरनेशनल फोरम पर उठाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इक़दामात करने चाहिए। पूरी कौम इनके साथ होगी। ठीक है अमीन साहब, मुसलमानों के लिए आकाए दो जहां की नामूस से बढ़कर तो शायद कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। इस बात का इदराक यूरोपीय यूनियन को क्यों नहीं हो रहा, जो बार बार हम देख रहे हैं कि 2005 में हमने डेनमार्क को देखा, उसके बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में हमने इसी तरह के वाक़यात देखे और अब एक ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी मुल्क का सरबराह जो है वो इसको ओन कर रहा है इस तरह के फाहिश इक़दाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मगरिब के 2 चेहरे हैं, एक दिखाने वाला चेहरा है और एक पीछे काम करने वाला चेहरा है। दिखाने वाला चेहरा बड़ा सॉफ्ट और बड़ा ही दिलकश है, लेकिन उसके पीछे जो असल चेहरा है वो इंतहाई मकरूह और इंतहाई जालिमाना, जाबिराना, वहशियाना और दरिंदगी से भरपूर चेहरा है। लेकिन आम तौर पर लोग इस बात को समझने से कासिर हैं। मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाती है। मसला इस वक्त ये नहीं है कि इजहार की आज़ादी है या नहीं है। अगर यूरोप इजहार की आज़ादी का दावेदार है तो फिर यहूदियों के हवाले से क्यों ये आज़ादी लोगों को मुयस्सर नहीं है। इनके अपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात करने की पाबंदी है और उसकी सजाएं तय है कि अगर कोई इन इश्यूज पर बात करेगा तो उनको 1 साल से 10 साल तक सजाएं मिलेंगी। तो वहां पर क्यों आज़ादी इजहार की इजाजत नहीं है। खुद अगर यूरोपीय यूनियन और बैनुल अक़वामी क़वानीन को आप देखें, इंसानी हुकूक पर मुश्तमिल जो क़वानीन बनाए गए हैं उनको देखें, तो किसी मुल्क ने, किसी सोसाइटी ने किसी फर्द को उन्हीं क़वानीन के तहत ये इजाज़त कभी भी नहीं दी कि दूसरे की नामूस पर दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए और उसको आज़ादी इजहार का नाम दिया जाए। आज़ादी इजहार की हद है और वो हद ये है कि उस आज़ादी इजहार से सामने वाले को तकलीफ न पहुंचे।
اگر کہیں پر سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں پر اس آزادی اظہار کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پر کوئی آزادی نہیں ہے۔ اب یہ جو اسلام اور یورپ کا مسئلہ ہے، یہ ہم گزشتہ ان 2-3 دہائیوں میں بار بار سنتے رہے ہیں، کبھی ڈنمارک کے اندر، کبھی آپ کے فرانس کے اندر، کبھی خود برطانیہ کے اندر، کبھی امریکہ کے اندر، کبھی کچھ اور ممالک کے اندر نشانہ اسلام ہے، نشانہ اسلامی مقدسات ہے، نشانہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بار بار کبھی قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی نبی کریم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے، ایک مغربی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب اب جو ہے انسانی معاشرے کے دردوں کی دوا نہیں رہی، مغربی تہذیب انسانی معاشرے میں پھیلنے والی بے چینیوں کا علاج دینے سے قاصر ہے۔ مغربی تہذیب آپ کے خاندان کے نظام کی حفاظت سے قاصر ہے۔ مغربی تہذیب اس وقت انسانی معاشرے کی جو فطری ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ چونکہ قاصر ہے اس لیے اب مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے امریکہ کے لیے بھی، جرمنی کے لیے بھی، برطانیہ کے لیے بھی، اور فرانس کے لیے بھی، کینیڈا کے لیے بھی آتا، کہ لوگ بہت تیزی سے کرسچینٹی چھوڑ رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف آپ جب دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف لوگوں کا بڑھتا ہوا رجحان واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت روز ایک کلیسا گرتا ہے، کلیسا کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلیسائی نظام نے ان لوگوں کو تسلی نہیں دی، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا۔ روز پورے مغرب میں ایک مسجد کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام ان لوگوں کی ان بنیادی فطری قلبی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت جو ہے مغرب کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے عرصے میں اسلام مغرب کے غالب کلچر کے طور پر ایک نئی شکل میں سامنے نہ آئے۔ اس لیے وہ اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے 2 پہلوؤں سے کام کر رہے ہیں۔ ایک پہلو یہی ہے امین صاحب، میں اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی براہ راست نشانہ بنائے، میں یہ بات ختم کر لوں گا 1 منٹ۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے فرقہ وارانہ امتیازات کو اجاگر کر کے اپنے گماشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو برسر پیکار رکھا جائے۔ اور ایک اور تیسرا رستہ یہ ہے کہ اسلامی معاشروں اور مسلمان ممالک کو ہمیشہ جنگ اور ہمیشہ نزاع کی کیفیت میں باقی رکھا جائے۔ ابھی پورا پروگرام ہمارا باقی ہے، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ جی صورت ہے جس کے نتائج اس وقت سامنے ہیں۔ پہلے یہ صرف مختلف ادارے انجام دیتے ہیں۔ بلال صاحب 58 ممالک، خود ریاست جس میں انوالو ہو گئی ہے۔ جی بلال صاحب 58 ممالک ہیں مسلم، 2 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں اس خطے دنیا میں۔ سر پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی قلعہ اس طرح سے بھی مضبوط ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ایک سیاسی چپکلش اور ایک انتشار والی کیفیت ہے، ہم کس طرح یکجان ہو کے، کیونکہ کل جو اسمبلی میں ایوانوں میں جو صورتحال تھی وہ اس کو پوری دنیا نے مانیٹر کیا ہوگا، اسپیشلی ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا۔ لیکن سر جس طرح کے ایک ایگزامپل چلی گئی ہے تو ہم کس طرح اس 1 پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے، اس نقطے پر ایک ہو کر ہم باقی جو 58 ممالک ہیں ان کو اپنی طرف کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اتنے اہم ایشو پر پورے ملک، پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک ساتھ اس پہ ایکشن لیں؟ شازیہ، آپ نے ایک بہت ہی ویلڈ اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس سال اور پچھلے سال جب UN جنرل اسمبلی میں گئے تھے تو انہوں نے ایک بات پہ زور دیا تھا، اور انہوں نے پریسائسلی یہ کہا تھا کہ جو مسلم یونٹی اور مسلم نیبرہڈ میں جو تمام ممالک ہیں ان کو ایک ہونا ضروری ہے۔ وہ جب کشمیر کی بات کر رہے تھے تو وہ صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایز اے تمام مسلم امہ کی بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں وہ ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا
کہ जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो तरजीह ना दें कि वो इनके जो इकोनॉमिक टाइज हैं दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और आपको क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स जो हैं वो बड़ी लुक्रेटिव है और वहाँ कारोबार के बहुत ज़्यादा मौके हैं, तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पब्लिकली और प्रिसाइजली कहा था कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और मुस्लिम कंट्रीज को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जिस तरह हम यहाँ पे मेरे जो सीनियर साथी हैं उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे हिस्ट्री में वाक़ये हुए, इवेंट्स हुए जहाँ पे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में उन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहती है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर मतलब ये कभी भी इजाज़त नहीं देती कि आप किसी भी रिलीजन या आप जो हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी आप कोई गुस्ताखी करें। तो अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें पिछले दिनों जो इजराइल की रिकॉग्निशन हुई उसमें पाकिस्तान, ईरान और टर्की ये 3 ममालिक थे जो ओपनली जो है वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने कंडेम किया कि जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत अहम कामयाबी है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान पूरे मुस्लिम ममालिक के एक लीडर बन के सामने उभरे हैं। सही। और आप देखें जो स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रांस को गया है, और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी इट्स द हाई टाइम कि तमाम जो हमारे जो लाइक माइंडेड मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इकट्ठा हों। सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं होती, मेक श्योर करना होता है कि आइंदा फ्यूचर में ऐसे वाक़यात वापस से रिपीटिशन ना हो। देखें कोई भी आप देखें इंडिया में भी जो है एक्सट्रीम वहाँ पे बीजेपी है, और वो आप आज देखें मैं इसमें रिलेट करूँगा कश्मीर का। आज 27 अक्टूबर है और आज वही दिन है जब कश्मीर पे इंडिया की फौज ने कब्जा किया था। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुस्लिम कंट्रीज जो है डिवाइडेड थे और एक यूनिटी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कश्मीर का मसला आज तक हल नहीं हो सका। ठीक है। लेकिन ये जहां तक हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जिस तरह महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो रेड लाइन को क्रॉस करें, तो मैं ये समझता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक 1 पॉइंट एजेंडा पे रह के पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए सियासत होती रहेगी, असेंबली में सियासत होती रहेगी, टॉक शोज पे सियासत होती रहेगी, लेकिन जहाँ 1 पॉइंट एजेंडा की बात है तो इसमें आपने सियासत नहीं करनी। ठीक है, ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। महराज साहब, जिस तरह हमने देखा था कि चार्ली एब्डो के जो जरीदे के दफ्तर पे जब हमला हुआ था उसके बाद 40 मगरबी ममालिक के सरबराहान, इजरायली वज़ीर आज़म, ये सब सड़कों पे नज़र आ गए थे। एक यूनिटी शो किया गया था। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि नामूस रिसालत पर हमारे तमाम वो जो कदावर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, वो इस तरह कभी भी उनके सरबराहान इस तरह सड़कों पर नहीं निकले, एक यूनिटी शो नहीं किया। यही वजह है कि ये नामूस रिसालत और गुस्ताना खाकों में इतनी जुर्रत इन लोगों को पैदा हो गई कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे वाक़यात। जी, मैं तो आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो कमज़ोरी है ये उम्मत मुस्लिमा के इन हुक्मरानों के रवैये की वजह से। अगर भारत जिस वक्त कश्मीर के ऊपर अपनी फौजकशी कर रहा था और वहाँ पर 5 अगस्त 2019 को कर्फ्यू लगा रहा था, तो उसी वक्त बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को अवार्ड दे रहे थे। उसी वक्त बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो 76 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे थे। उसी वक्त बहुत सारे मुसलमान ममालिक सरजमीन अरब के ऊपर किसी हिंदू इबादतगाह का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी साहब को दावत दे रहे थे। और मैं जरा ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त लीडरशिप तो तैयब उर्दगान के पास है। तैयब उर्दगान ने जिस तरह जवाब दिया है
اگر مغربی تہذیب اور مغرب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو برداشت کرنا چاہیے، تو جب رجب طیب اردگان نے کہا کہ ایمانوئل میکرون جیسے سربراہ مملکت کا دماغی علاج کروانا چاہیے، تو ایک عجیب بات ہے کہ فرانس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کی توہین ہو گئی ہے. عجیب بات ہے، اپنے ملک کی توہین کے اوپر تو انہیں اعتراض ہے. اور یہ جو 2 ارب مسلمانوں کا لیڈر اور پوری انسانیت کے لیے جس طریقے سے رہبر ہے اور محسن ہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت لانے والا ہے، اس کی عزت و ناموس کا اس کو خیال نہیں ہے. میں ذرا یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ گو کہ میں یہ تذکرہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میرا یہ خیال ہے حکومت پاکستان ان کے اوپر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. تقریر تو ضرور ہوئی تھی اقوام متحدہ کی، اس تقریر کی سب نے تعریف کی، لیکن اس کے بعد ہی یہ ہوا تھا کہ 4 ممالک نے مل کر اگر سارے مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں بھاگ گئے تھے وہاں سے. وہاں تو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب کسی کا دباؤ پڑا تو ہم جو ہے وہ اپنے ہی دائرے کے اندر بند ہو کر رہ گئے. اور وہاں پر ہم نے ڈچ کیا طیب اردگان کو، مہاتیر محمد کو اور حسن روحانی کو. اس موقع پر بھی اگر ہم مل کر کھڑے ہوتے تو آج شاید یہ واقعہ یہی تو کمزوری ہے معراج صاحب کہ یہ مغربی ممالک کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ حکومت پاکستان کو اپنا سفیر بھی واپس بلانا چاہیے اور OIC کے اجلاس جی کل یہ ایوان میں بات ہوئی ہے، یہ فرانس سے سفیر واپس بلانے کی بات ہوئی ہے. جی ایوان میں یہ سراج الحق صاحب نے جو سینٹ کے اندر قرارداد پیش کی ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت بلال صاحب سے ذرا لگے ہاں تو بلال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر بلال صاحب یہ کب بلا رہے ہیں فرانس سے ہم اپنا سفیر؟ اور یہ جو OIC 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف اس کو دن قرار دینے کی بات کی، تو سر یہ دن قرار دے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں معراج الہدیٰ صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے سب یونائٹ ہونے کا، اور اس میں جو ایک نیچرل الائنس بن رہا ہے وہ پاکستان، ترکی، ایران اور ملیشیا کا. انفارچونیٹلی اس وقت سعودی عربیہ کے کچھ ریزرویشنز تھے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وہ جو سمٹ تھا میں لاسٹ مومنٹ پہ وہ وڈرا کیا، تاکہ اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپس میں جو ہمارے جو کلوز کنٹریز ہے اس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا جائے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ آفر کی ہے کہ اگر 2 کنٹریز میں کوئی آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ایک پل کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ جو اسی قسم کی جو ایک پلیٹ فارم ہے، ایسی سمٹ جو ہے وہ ہوگی. OIC میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہی میں انفارچونیٹلی پھر واپس بات کروں گا کہ وہ ہمارا کہنے کو تو وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، لیکن اس میں بھی ہم انفارچونیٹلی ایک پیج پہ نہیں ہیں. لیکن اس ایشو پہ چاہے وہ OIC کا فورم ہو چاہے UNA کا فورم ہو، اس میں تمام مسلمانوں کو، تمام حکمرانوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ایمبیسڈر کی بات کی، جو میری اطلاعات ہے فرانس میں ابھی تک کوئی ہمارا ایمبیسڈر جو ہے وہ تعینہ نہیں ہے وہاں پہ. جو میری اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن میں کوئی آگے پیچھے، لیکن جو میری انفارمیشن ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے 2 ارب کی پاپولیشن ہے اور ہم ایک ہمارے پوری دنیا میں ایک اکنامی میں کا جو رول ہے، جو ہمارے پرسنٹیج ہے وہ ایک سائزیبل ہے. اگر ہم یہ فرینچ پروڈکٹس جو ہے وہ بائیکاٹ کریں تو فرانس جو ہے وہ آپ کے، میں گارنٹی کہتا ہوں کہ وہ یہ پریشر سسٹین ہی نہیں کر سکتا. وہ کہاں سے ہے نا جو ایک مسلمان جو اتنا بڑے کنزیومرز. بلال صاحب فرانسیسی صدر نے اسٹیٹمنٹ دے بھی دی. آپ کو آواز آ رہی ہے اب سر؟
जी जी शाजी आ रही है। मैंने कहा वो उन्होंने फ्रांसीसी सदर ने कह भी दिया कि नजरसानी की जाए, ये इस तरह बॉयकॉट जी हाँ ना बिल्कुल, अभी हमने सिर्फ सारे कुछ ममालिक ने और कुछ कहीं से बॉयकॉट की बात आई, हाँ। तो फ्रांस के सदर ने ये कहा कि आप इसको रिव्यू करें और आप इसको जो बॉयकॉट की बात है वो ना करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो इकोनॉमी की बात होती है, मार्केट की बात होती है, हाँ। तो ये प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। आपने हम पाकिस्तान भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो है फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, और मैं लोगों को अपील भी करूंगा कि इसके बहुत से अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा, और आप यकीन करें कि अगर सारी मुस्लिम उम्मा एक यूनाइट हो जाए तो हम तमाम चैलेंजेस मिलकर इसको इनका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, और टर्की ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, क्योंकि फ्रांस से जो है 50 करोड़ डॉलर्स की मसनूआत इंपोर्ट भी कर रहा था, और फ्रांस जो है वो 45 करोड़ की तुर्की मसनूआत जो है वो मंगवाता था। अमीन साहब, ये जो हमारे मुसलमान ममालिक जो बड़े बड़े हैं, सऊदी अरब हो गए और कुवैत हो गए, बहरीन, यूएई हो गए, और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं, इनके क्या अपने नेशन मुफादात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको इस तरह यूनाइट होने से रोक रही है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नामूस रिसालत करने वालों को जो है उनको वो जवाब दे सकें? किस तरह उनके मुनाफरत के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं? ये तो खुद सवाल जो है बड़ा अजीब व गरीब है भाई। अगर आप इन अरब ममालिक की हिस्ट्री देखें तो ये कैसे ममालिक वजूद में आए, इनको उस्मानी सल्तनत को, इस्लामी रियासत को और इस पूरे खित्ते पर मुश्तमिल सुपर पावर को तोड़कर बरतानवियों ने, मगरबी ममालिक ने इन हुक्मरानों को लाकर बिठाया और अपने गुमाश्ते के तौर पर बिठाया। तो आज अगर इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? यही लोग जिन लोगों का अभी आपने नाम लिया। अभी अगर फलस्तीनियों के खून का सौदा किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? यही लोग। अगर इनसे कहा जाए कि फलस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ दो, तो इनकी चीखें बुलंद हो जाती हैं। कश्मीर की हिमायत में, इंडिया के मुखालफत में कोई बयान दो तो इनकी चीखें निकल आती हैं कि ये इलाकाई मसला, इसमें हमें इन्वॉल्व न किया जाए। तो आप इन लोगों से ये तवक्को कैसे रख सकती हैं कि ये इस्लाम की बात करें? इनकी खुशकिस्मती ये है कि ये मुसलमान खित्ते में पैदा हुए, वरना असल में यहूदियों और इनके दरमियान जो रिश्ता है वो तो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। लिहाजा इनका ओढ़ना पिछोना इनकी हुक्मरानी है, इनका इख्तिदार है। जिस दिन इन्होंने मगरबी पॉलिसीज से इनहराफ करना चाहा, उसी दिन इनकी हुकूमत की बसात लपेट दी जाएगी। ठीक है मिराज साहब, ये जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रांस के, इनका बॉयकॉट करना ही आपकी नज़र में ये वाहिद हल है? क्योंकि अगर मुआशी धचका लगेगा तो ही फ्रांस अपने घुटनों पर बैठ सकता है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है, क्योंकि ये तो डेनमार्क में भी 2005 में होता तो हमने डेनमार्क की मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया था, उसके बाद इजराइल की बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट किया, मगर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन तो वही है कि एक सियासी तौर पर इंटरनेशनली वायबल किस्म की और एक्टिव किस्म की उम्मत मुस्लिमा। और मैं ज़रा ये बात कहना चाहूँगा कि लेकिन आप इस मुआशी बाइकॉट को हल्का ना समझें, और इस वक्त एक बहुत बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में, लेकिन ये मुस्लिम कंट्रीज अगर यकजा और मुत्तहिद होकर ये मुआशी बाइकॉट करेंगे, जिसकी रजब तैयब अर्दगान ने इंटरनेशनली एक अपील की है और वो शुरू हो चुका है जी। और मेरा ये ख्याल है कि चंद दिन के अंदर, लेकिन एक और अहम पहलू है, मेरा ये ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब ने फेसबुक के CEO जी उनको खत लिखा, मार्क ज़करबर्ग को, ये बड़ा अहम है कि जिस जगह तौहीन हुई, इस तौहीन को इंटरनेशनली आम किया है इंडियन पेजेस ने, और वो इंडियन पेजेस जो थे उन्होंने बहुत एक्टिव रोल अदा किया कि इसको पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जाए। तो ये बहुत अहम है कि सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन को नहीं दिखाया जाना चाहिए,
اور ایسی ساری چیزیں رپورٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کا سسٹم بھی بننا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر توہین تو دکھائی جا رہی ہے، لیکن توہین کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونٹی آف مسلم امہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ایک پرو ایکٹیو رول پاکستان کو پلے کرنا ہوگا. پاکستان کی پوزیشن بھی ہے، پاکستان وہ کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے یہ موقع ہے. اس موقع کے اوپر اگر کچھ لوگ بے نقاب ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے بھی کسی ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی چیز بالکل سامنے ہوگی، واضح ہو کر آئے گی. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج بہت سارے اقتدار امریکہ کے اشارے پر موجود ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جس دن ہم چاہیں اگلے دن فلانی جگہ اقتدار بدل جائے گا، اور حکمران جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن آج OIC اور وہ OIC کہ جو ناموس رسالت کے لیے اکٹھا ہو، صرف اسلاموفوبیا کے اوپر ایک دن منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس خاص موقع پر اٹھنا ضروری ہے، لازمی ہے، اہم ہے، اور عوام کے لیے معاشی بائیکاٹ اپنی جگہ پر بہت اہم. ٹھیک ہے بلال صاحب، جیسا کہ بتایا میراج صاحب نے بھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فیس بک کے جو اونر ہے ان سے بات بھی کی کہ، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ سوشل میڈیا میں جو اسلام مخالف جو ہمیں ایکٹیویٹیز اور مواد نظر آتے ہیں ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اور کیا کیا مطلب آپ کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کے خلاف اور آواز کس طرح، ٹھوس اقدامات کس طرح لیے جا سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا آج کے ماڈرن دور میں ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے انفارمیشن فلو میں. کہ آج آپ دیکھیں کتنا تیز اور اتنا فاسٹ دور ہے کہ چاہے وہ ٹویٹر ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، وہاں پہ جو ڈیٹا یا جو بھی انفارمیشن جاتی ہے وہ بہت زیادہ وائرل اور سرکولیٹ ہوتی ہے. اور فیس بک جو ہے وہ ون آف دا موسٹ آپ کہہ لیں سب سے زیادہ سرکولیٹ ہونے والا، سب سے زیادہ ویورشپ فیس بک کی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے پھر فوراً جو فیس بک کے CEO ہیں ان کو لیٹر لکھا اور اس میں اسٹریٹ اپنا موقف دیا اور یہی بتایا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور اسلاموفوبیا کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو کنڈیم بھی کیا اور بتایا گیا کہ کیا جذبات ہیں. تو ہمیں اس پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن ہمیں ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ہمیں مل کے بنانی پڑے گی. اور آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی انڈیویجولز ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے 2 دن سے جو کاؤنٹر نریٹو دیا، اور یہ سب کا ایک انڈیویجول اس میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے، انڈیویجول رول ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے وہ آپ یوز کریں. اور جہاں تک دیکھیں ابھی یہ معراج الہدا صاحب نے بھی کہا، علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی کہا، تو آپ اس بات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں کہ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں مسلمانوں کو اپنی جو طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ ہے نا دیکھیں کہ جو ٹرکی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یا عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ اس کے جو سگنلز جو ہے بہت اسٹرانگ میسج گیا. اچھا اب وہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے جو فرانس میں جو یہ پھر ایک کوشش کی گئی کہ مسلمانوں پہ تشدد بھی کیا گیا اور مسلمانوں کو کی آواز دبانے کی بھی کوشش کی گئی، تو وہ تو خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور میں جو جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں فیلنگ دا ہیٹ، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو فرانس کے جو صدر ہیں وہ انڈر پریشر میں ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا، میں نے آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ایز اے مسلم کنٹریز وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ. جب تک ہم یونائٹیڈ نہیں ہوں گے اور ہم ایک اسٹرانگ میسج کلیکٹیولی نہیں دیں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پہ سب کے انڈیویجولس طور پہ سب کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں. اب آپ دیکھیں جب یہ پچھلے دنوں میں دبئی نے UAE نے اپنی جو ہے ایک پرسنل لیول پہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ڈیل کی، وہ آرمز ڈیل ہوئی، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. جہاں آپ کی ریلیجن کی سیف گارڈ کی بات آتی ہے تو اس پہ کوئی کمپرومائز کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت
इस पे जो स्ट्रेटजी जो है वो बहुत प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी लेके चल रही है, और हम इस इश्यू को एंड नहीं होने देंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। ठीक है। अमीन शहीदी साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि जिस अमीन शहीदी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और इसके साथ प्रोग्राम का भी वक्त अख्ताम को पहुँच रहा है, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बस जाते जाते ये कहूँगी कि तो उम्मत मुस्लिमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उनके करने वालों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर हमें एक रद्द अमल देना पड़ेगा, ताकि ये इस तरह के वाक़यात बार बार ना हो, क्योंकि इस तरह के वाक़यात बार बार होते हैं तो हमारे जज्बात मजरूह होते हैं और हम कमज़ोर हैं, तभी हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।